हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजिनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है, इनको हमको ग्रुप करना है कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस हैं और कौन से न्यूक्लियोसाइड्स हैं। एडेनिन, साइटिडीन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरैसिल एंड साइटोसिन। तो आंसर देखते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या होता है, सिर्फ बेस रहती है, इसमें कोई भी शुगर अटैच नहीं होती है। और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस में जब शुगर अटैच हो तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ना मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस है ना उनका सफिक्स मतलब वो एंड होंगे INE से। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, न्यूक्लियोसाइड्स की, तो जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो ऐड होंगे मतलब एंड होंगे या तो उनके लास्ट में ओसन लगेगा या फिर उनके लास्ट में IDINE आइडीन लगेगा। तो नाइट्रोजिनस बेसिस में जैसे हम लोग बात करें, एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है, थाइमीन नाइट्रोजिनस बेस है, यूरैसिल, साइटोसिन, तो इनके लास्ट में क्या लग रहा है, INE लग रहा है ना। और न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो इनमें INE लगेगा, साइटिडीन हो गया या फिर ग्वानोसिन OSINE लग रहा है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड्स। नाइट्रोजिनस बेस में जब शुगर मिल जाती है तो क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द DNA। हमको क्या गिवन है कि जो साइटोसिन है उसका परसेंटेज कितना गिवन है, 20% साइटोसिन का परसेंटेज हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है बेसिकली कि एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा DNA में। तो चारगफ रूल क्या बोलता है कि डबल स्टैंडर्ड DNA की बात करें तो उसमें जितना साइटोसिन है उतना ग्वानिन होगा और जितना एडेनिन है उतना थाइमीन होगा। और टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है। आगे देखते हैं। अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होगा। तो हमारा ग्वानिन भी 20% हो जाएगा और साइटोसिन प्लस ग्वानिन कितना हो जाएगा हमारा 40%। हमने देखा कि टोटल डबल स्टैंडर्ड DNA में कितना होता है, 100% होता है। तो 100 में से 40% माइनस कर देंगे तो 60% आ जाएगा। तो हमारा एडेनिन और थाइमीन को मिला के कितना बचेगा, 60% बचेगा। और हमको ये भी पता है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन होता है और जितना एडेनिन की वैल्यू होगी ना उतनी थाइमीन की वैल्यू होगी। तो एडेनिन और थाइमीन बराबर होगा। हमको पता है कि एडेनिन और थाइमीन का एडिशन कितना है, 60% है। तो एडेनिन को निकालने के लिए हम लोग 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो एडेनिन की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 30%। तो हमारा आंसर आ गया कि जो इस क्वेश्चन में एडेनिन का परसेंटेज निकालना था तो ये कितना परसेंट निकल गया हमारा, 30%। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज़ 5' ATGC ये पूरा गिवन है 3' तक। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। हमें 5' से 3' डायरेक्शन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब लिखना है। तो हमें पता है जो A एडेनिन है वो पेयर करता है T थाइमीन से, G ग्वानिन जो है वो पेयर करता है C साइटोसिन से। तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देंगे। जहाँ जहाँ A आएगा वहाँ वहाँ हम लोग T लिखेंगे, जहाँ जहाँ T आएगा वहाँ पे A लिखेंगे, जहाँ G आएगा वहाँ पे C लिखेंगे, जहाँ पे C आएगा वहाँ पे G लिखेंगे। सो लेट्स सी, अपना कन्वीनियंस के से 3-3 करके कर लो। ATG, तो A की जगह T लिख दिया हमने, T की जगह A लिख दिया यहाँ पे और G की जगह C लिख दिया। फिर सिमिलरली C की जगह G लिख दिया, A की जगह T लिख दिया और T की जगह T के जगह क्या लिख दिया हमने, T की जगह लिख दिया A। तो सिंपल है, जहाँ पे A आएगा वहाँ पे T लिख दो, जहाँ पे G आएगा वहाँ पे C लिख दो। तो ऐसे करके हमने 3' से 5' तक अपना सीक्वेंस लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको 5' से 3' डायरेक्शन में लिखना है। तो क्योंकि ये 3' से 5' डायरेक्शन में आया है और हमें लिखना है इसको 5' से 3' डायरेक्शन में, तो जो भी हमने सीक्वेंस लिखा है ना इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे।
तो GCA TGCA 5 प्राइम का पहले लिख देंगे फिर 3 प्राइम का लिख देंगे, तो ये रिवर्स होकर हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में आ गया है। आई होप आपको इस पर कोई भी डाउट नहीं हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन 5 प्राइम ATGC 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 ऐसे करके 3 प्राइम तक, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। हमें ये सीक्वेंस दिया गया है और हमें इसका सीक्वेंस लिखना है mRNA में। तो आंसर देखते हैं, mRNA विल बी सेम, ओनली T की जगह यू आ जाएगा। मतलब mRNA में क्या करते हैं, पूरा सेम रहेगा, लेकिन जो टी मतलब जो थाइमीन है उसकी जगह हम लोग यू लिखेंगे, दैट इज़ यूरेसिल। सो इन केस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि हम mRNA का लिख रहे हैं तो जहाँ पे थाइमीन है वहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। और हमको 5 प्राइम से 3 प्राइम लिखना है, तो एडिनिन की जगह एडिनिन आएगा, लेकिन यहाँ पे थाइमीन की जगह क्या लिखना है, यूरेसिल लिखना है। फिर जी की जगह जी सेम आ जाएगा, सी की जगह सी सेम, ए की जगह ए सेम। फिर सिमिलरली टी आया, तो क्योंकि थाइमीन है तो हमको यहाँ क्या लिखेंगे, यूरेसिल। तो जहाँ जहाँ हमारा टी आ रहा है वहाँ वहाँ हमें सिर्फ यू लिखना है, बाकी जो है ये एज इट इज़ लिख लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। Which property of DNA double helix lead Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? Explain। ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि DNA डबल हेलिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी देखकर वॉटसन एंड क्रिक ने सोचा कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन फॉलो करता है। सो अब ये आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। इन DNA बेसिस पेयर स्पेसिफिकली, DNA में क्या होता है, जो हमारे बेसिस हैं वो कैसे पेयर होते हैं, स्पेसिफिकली। मींस हमें पता है कि जो एडिनिन है वो थाइमीन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। सिमिलरली हमारा जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ही पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो यही ये पॉइंट बोल रहा है कि DNA में जो बेसिस हैं वो पेयर करते हैं स्पेसिफिकली। पॉइंट नंबर 2 है, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो 2 स्ट्रैंडेड DNA के वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। मतलब मान लो कि यहाँ पे जैसे कि मैं मान लूँ कि यहाँ पे ATC लिखा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो एडिनिन है उसकी जगह क्या आएगा, थाइमीन आएगा, थाइमीन की जगह एडिनिन आएगा और साइटोसिन की जगह ग्वानिन आएगा। तो जो स्ट्रैंड है वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, स्पेसिफिक पेयरिंग होगी बेसिकली। फिर पॉइंट नंबर 3 है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द DNA डबल हेलिक्स अनवाइंड्स एंड सेपरेट। जब DNA का रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन मतलब वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, DNA से DNA बनने की प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो जो डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड हो जाता है। डबल हेलिक्स मॉडल है हमारा DNA का, ऐसा डबल हेलिक्स मॉडल है ना। तो रेप्लिकेशन के दौरान जो डबल हेलिक्स है DNA का वो क्या हो जाता है, अनवाइंड, अलग अलग हो जाता है, ऐसे वो अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब। ईच पेरेंट्रल स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। जो हर एक पेरेंट्रल स्ट्रैंड है वो एक्ट करता है टेम्पलेट के जैसे। नेक्स्ट है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग। सिंपल है, ये तो अंडरस्टूड है कि जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो कैसे सिंथेसाइज होगा, बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग। मान लो ये पेरेंट्रल स्ट्रैंड है, ठीक है, GAAT, ये हमारा पेरेंट्रल स्ट्रैंड है। अब इसका जो न्यू स्ट्रैंड है वो कैसे सिंथेसाइज होगा, ग्वानिन की जगह ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ। एडेनिन पेयर करता है हमारा थाइमीन के साथ, फिर एडेनिन पेयर करता है थाइमीन के साथ, और थाइमीन पेयर करता है एडेनिन के साथ, है ना। तो जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होगा किसमें, बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग के। मतलब कौन सा नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर करता है, उस हिसाब से हमारा जो है वो न्यू बेस पेयरिंग के हिसाब से हमारा न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा। ईच न्यू DNA मॉलिक्यूल कंटेन 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। जो हर एक न्यू DNA मॉलिक्यूल है वो क्या कंटेन करता है, एक उसमें ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और एक जो स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड रहेगा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरी आवाज़ बहुत धीरे धीरे स्लो चल रही है तो आप 2x स्पीड में जा सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। 2x में आपका टाइम भी बच जाएगा और आप फटाफट जो है वीडियो देख लेंगे।
और अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट डीएनए और आरएनए एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेम्पलेट क्या है और उससे क्या सिंथेसाइज हो रहा है, उसके बेसिस में आपको न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज को क्लासिफाई करना है बेसिकली। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेस जो है वो क्लासिफाई होता है किसके बेस में, कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, डीएनए या आरएनए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो रहा है, डीएनए बन रहा है या फिर आरएनए बन रहा है। उस बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है उस बेसिस में वो क्लासिफाई होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है वो कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें जो टेम्पलेट है वो कौन सा होता है, डीएनए, और प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है, डीएनए ही बनता है। आपको जो वीडियो है अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना और शेयर करना, और जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं ना आप उसको कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया, सॉरी टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, पर मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये। सो हमारा पहला हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें टेम्पलेट डीएनए है, प्रोडक्ट डीएनए बन रहा है। फिर पॉइंट 2 जो नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज, वो कौन सा है हमारा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, उस पर टेम्पलेट हमारा डीएनए है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, आरएनए। मैंने इसकी ट्रिक याद किया है, देखो जो पहला होता है ना वो टेम्पलेट होता है और जो नेक्स्ट होता है उसका प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज का नाम है ना। तो जो टेम्पलेट होगा वो डीएनए होगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डीएनए ही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, तो टेम्पलेट डीएनए है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, आरएनए है। फिर थर्ड देखो ये वाला हो गया हमारा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस पर जो टेम्पलेट है वो आरएनए है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो डीएनए है। फिर नेक्स्ट है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो दोनों जगह आरएनए है, तो जो हमारा टेम्पलेट है वो आरएनए हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो आरएनए है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। How did Hershey and Chase differentiated between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is the genetic material? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर्शी एंड चेज ने डीएनए एंड प्रोटीन के बीच को दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया था ताकि वो प्रूव कर सके कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो आंसर देखते हैं हम लोग। हर्शी एंड चेज डिफ्रेंशिएटेड डीएनए एंड प्रोटीन यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबलिंग। हर्शी एंड चेज ने डिफ्रेंशिएट किया था डीएनए एंड प्रोटीन को कैसे, क्या यूज़ किया था इन लोगों ने, इन्होंने यूज़ किया था रेडियो एक्टिव लेबलिंग को यूज़ किया था। तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस, बट डीएनए में सल्फ़र नहीं प्रेजेंट होता, और प्रोटीन में सल्फ़र प्रेजेंट होता है बट प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं प्रेजेंट होता। तो इन्होंने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया था 32P32 किसको लेबल करने के लिए, डीएनए में। हमें पता है कि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो इन्होंने डीएनए को लेबल करने के लिए क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया था, और रेडियो एक्टिव सल्फ़र को यूज़ किया था प्रोटीन को लेबल करने के लिए। तो सल्फ़र को यूज़ किया था रेडियो एक्टिव प्रोटीन को लेबल करने के लिए। आफ्टर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया विद बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है बेसिकली। तो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज। तो जब इन्होंने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज से, तो जो हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए था वो एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल में। मतलब जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थी बेसिकली वो एंटर कर गई बैक्टीरियल सेल में, लेकिन जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था मतलब सल्फ़र था वो बाहर ही रहा।
तो जो चीज़ एंटर कर रही है वही जेनेटिक मटेरियल होगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था रेडियो एक्टिव सल्फ़र, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिन्होंने इनमें कोट किया, फिर बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया में एंट्री दिलवाई और इसमें इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है बट रेडियो एक्टिव सल्फ़र प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या प्रूफ करता है हमारा कि डीएनए एंटर द सेल एंड कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। सो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। हमें ए बी सी करके सब पॉइंट्स गिवन है, इनको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हमको दिया गया है रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट करने को। तो जो रेपिटेटिव डीएनए क्या है, डीएनए सीक्वेंसेस रिपीटेड मैनी टाइम। डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं वो रेपिटेटिव डीएनए होते हैं। और रेपिटेटिव डीएनए जो है वो प्रेजेंट थ्रू आउट द जीनोम, ये थ्रू आउट जीनोम प्रेजेंट होते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, हाईली रेपिटेटिव डीएनए। ये रेपिटेटिव डीएनए का ही स्पेशल टाइप है सैटेलाइट डीएनए, जो कि हाईली रेपिटेटिव होता है और ये प्रेजेंट होता है नियर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, जैसे हमने क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में हमारे आर्म्स रहते हैं, ठीक है, PQ आर्म्स रहते हैं। सॉरी गाइस, मैं जल्दी में मैं ख़राब बना रही हूँ, इसको माइंड ना करें प्लीज़। तो ये जो बीच का जो गोला है वो हमारा सेंट्रोमियर है। तो जो हमारे सैटेलाइट डीएनए है वो मोस्टली नियर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। फिर बी है mRNA और tRNA के बीच में डिफ्रेंशिएशन। तो जो mRNA है वो क्या करता है, कैरी करता है जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए और ये लीनियर स्ट्रैंड रहता है। लेकिन टी से क्या आ जाएगा हमारा, ट्रांसफ़र। बेसिकली ये ब्रिंग करता है अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये क्या ब्रिंग करता है, अमाइनो एसिड को राइबोसोम में लाता है और राइबोसोम हमारा क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और tRNA का शेप जो है वो क्लोवर लीफ है। फिर सी है डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। यूज़ टू मेक mRNA कॉम्प्लीमेंट्री। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो हम लोग काय के लिए यूज़ करते हैं, mRNA के बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे अगर कहीं A लिखा है, G लिखा है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, A की जगह थाइमिन T आ जाएगा और G, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा। हमको पता है कि एडेनिन थाइमिन से कंबाइन करता है, ग्वानिन साइटोसिन से कंबाइन करता है। तो ये हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो सेम सीक्वेंस एज mRNA, आइडेंटिकल, थाइमिन की जगह सिर्फ U आ जाएगा। मतलब मान लो ATGC ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड में रहता है कि सीक्वेंस सेम रखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ थाइमिन आएगा वहाँ बस यूरासिल लिख देंगे, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम रहेगा। तो एडेनिन A है ना, तो A की जगह A ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे T आया तो यहाँ पे U लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे और कुछ है और दूसरे नाइट्रोजिनस बेस हैं थाइमिन को छोड़ के, वो एज इट इज़ लिख देंगे और जहाँ थाइमिन आएगा वहाँ सिर्फ यूरेसिल आएगा। तो यहाँ पे G है तो G की जगह G लिख देंगे और यहाँ पे C है तो C की जगह C लिख देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लिस्ट 2 इसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। हमें राइबोसोम के 2 इसेंशियल रोल्स बताने हैं ट्रांसलेशन के दौरान। आपको सेंट्रल डोग्मा पता होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, बेसिकली ये देखो, हमारे डीएनए से डीएनए बनता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, ये किसके थ्रू बनता है, हमारा रेप्लिकेशन के थ्रू बनता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन के थ्रू बनता है। फिर डीएनए से हमारा आरएनए बनता है। आरएनए बनता है किसके थ्रू बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। ये होता है हमारा सेंट्रल डोग्मा। तो इसमें हमको क्या बताना है, बेसिकली राइबोसोम का रोल बताना है ट्रांसलेशन के दौरान। ट्रांसलेशन मतलब जब हमारा आरएनए से प्रोटीन बनता है वो वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो बेसिकली राइबोसोम का क्या रोल है, एक तो ये रोल है कि रीड करता है mRNA। राइबोसोम रीड्स द कोडॉन ऑफ mRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। ये उनके कोडॉन को रीड करता है। और दूसरा क्या है, फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इट जॉइन अमाइनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन चेन। हमें पता है प्रोटीन चेन में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है और अमाइनो एसिड्स मिलके ही प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो ये जो mRNA जो राइबोसोम है वो हेल्प करता है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द मीडियम वेयर ई कोलाई वॉज ग्रोइंग लैक्टोज वॉज एडेड विच इंड्यूस द लैकोपेरॉन। एक मीडियम है जहाँ पे ई कोलाई ग्रो कर रहा था, ठीक है, तो उसमें लैक्टोज ऐड किया गया जिसने क्या इंड्यूस कर दिया, जिसने ऑन कर दिया बेसिकली लैकोपेरॉन को। देन वाई डज लैकोपेरॉन शट डाउन सम टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों जो लैकोपेरॉन है वो शट डाउन हो गया कुछ टाइम के बाद जब लैक्टोज डाला गया। मतलब एक मीडियम में लेट्स सपोज कि ई कोलाई ग्रो कर रहा था, ठीक है, उसमें हमने लैक्टोज डाला। जब हम लोग ने लैक्टोज डाला तो लैकोपेरॉन जो है वो इंड्यूस हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद शट डाउन हो गया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये शट डाउन क्यों हुआ कुछ टाइम के बाद। सो आंसर इज़ when lactose is added it activates the lactoperon। जब लैक्टोज ऐड किया गया तो जो लैक्टोज था ना उसने क्या एक्टिवेट कर दिया, लैकोपेरॉन को एक्टिवेट कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम लैक्टोज गेट यूज अप बाय द बैक्टीरिया। बट कुछ टाइम के बाद जो लैक्टोज था वो यूज़ कर लिया गया बैक्टीरिया ने, मतलब बैक्टीरिया ने उन्हें उससे डाइजेस्ट कर लिया। तो एज लैक्टोज डिक्रीजेज द इंड्यूसर एलोलैक्टोज इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट। जैसे लैक्टोज कम हो रहा है तो जो इंड्यूसर जो कि इंड्यूस कर रहा था एलोलैक्टोज वो प्रेजेंट नहीं है। द रिप्रेसर बिकम एक्टिव अगेन सो द लैकोपेरॉन स्विचेज ऑफ। तो जो रिप्रेसर है वो अगेन एक्टिव हो गया और जो लैकोपेरॉन है वो बंद हो गया। बेसिकली जब लैक्टोज प्रेजेंट था तब लैकोपेरॉन इंड्यूस था, ऑन था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया थे उन्होंने जो लैक्टोज है उसे डाइजेस्ट कर लिया, यूज़ कर लिया, तो हमारा जो लैक्टोज है ना वो फिनिश हो गया, तो जो लैकोपेरॉन है वो बंद हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला ए है प्रमोटर। तो इनका हमको ए बी सी में चीज़ें दी गई है, इनको हमको एक्सप्लेन करना है, इनके फंक्शंस को। तो प्रमोटर अ डीएनए रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर एक डीएनए में रीजन है जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ना वो बाइंड कर जाता है और ये क्या स्टार्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली हमारा डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन बोलते हैं और जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं आपको एक ट्रिक, मतलब एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ कि ये डीएनए का स्टार्ट बटन है जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देता है। तो ये हो गया हमारा प्रमोटर। बी है टीआरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफ़र आरएनए भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। तो इट ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या ट्रांसफ़र करता है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम में, किसके दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान तो अमाइनो एसिड्स पता है कि हमारी यूनिट्स हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं, तो ये यही काम करता है। फिर लास्ट है एक्सॉन्स, कोडिंग पार्ट्स ऑफ जीन दैट फॉर्म द फाइनल mRNA। एक्सॉन्स क्या है, ये यूज़फुल कोडिंग पार्ट होते हैं बेसिकली, जो कि हमारे मैच्योर आरएनए में देखने को मिलते हैं। इंट्रॉन्स भी होते हैं, बट इंट्रॉन्स जो है वो मैच्योर आरएनए में नहीं मिलते, ये कोड नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्सॉन्स है वो कोडिंग पार्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वीडियो में काइंडली आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है? सो आंसर इज़ बिकॉज इट इन्वॉल्व, क्योंकि ये क्या इन्वॉल्व करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन्वॉल्व होता है, जिसमें मैप किया जाता है सारे ह्यूमन जीन्स को। मैनी साइंटिस्ट एंड कंट्रीज़ वर्किंग टुगेदर, बहुत सारे साइंटिस्ट और कंट्री वर्क करती है साथ में, और एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाई कॉस्ट, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए इसे बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन बताइए। आंसर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर यूनिक डीएनए पैटर्न। हमें पता है कि सबके जो डीएनए के पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी मेथड है जो काय के लिए यूज़ की जाती है, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन देयर यूनिक डीएनए पैटर्न। अब
अब इसकी हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। फर्स्ट है क्राइम केसेस टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल यूजिंग ब्लड, हेयर एट्सेट्रा। मान लीजिए कोई क्राइम सीन है, उसमें हम लोगों को क्रिमिनल आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल बाय द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या यूज़ करके, ब्लड यूज़ करके या हेयर यूज़ करके, मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करके हम लोग क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्निटी टेस्ट टू फाइंड बायोलॉजिकल पैटर्न्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए भी। थर्ड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज़। कोई डिज़ास्टर हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें डेड बॉडी मिली है, बट हमको ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये किसकी है, मतलब किसी फैमिली की डेड बॉडी है और उनको आइडेंटिफाई करनी कि वो उनकी ही है या नहीं, तो वो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डोग्मा हमको पता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनता है बाय द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। Process in which DNA is copied into RNA is known as transcription। हमें पता है वो प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बनेगा उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। B is polymorphism, वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। जो डीएनए सीक्वेंस में जो वेरिएशन होता है ना सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में, वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ काइंड ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो हमें आई कलर में जो डिफरेंस दिखता है, ब्लड ग्रुप में जो डिफरेंस दिखता है, या फिर हेयर कलर में जो डिफरेंस दिखता है ना, किसी की ग्रीन आई रहती है, किसी की ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, या हेयर कलर में डिफरेंस दिखता है, तो ये किसके वजह से होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के वजह से होता है। सी इज़ ट्रांसलेशन। हमने यहाँ पे देखा था डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो प्रोसेस इन विच एमआरएनए इज़ यूज्ड टू मेक प्रोटीन इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। D is bioinformatics, use of computer to store and analyze biological data। तो जो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना ये सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस वीडियो में हमने सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको जो भी डाउट हो, अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो काइंडली कमेंट, एंड आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। मेरे को लिखना होता है, फिर बनाना होता है, तो आपको पता है स्ट्रगल और हार्ड वर्क। सो अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।